बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण का पहला पाठ। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था जिसमें कि हम लोगों ने गृहम शून्यम सुताम विना इस पाठ को पूरा किया था और उसमें प्रश्नोत्तर भी पूरा किया था। और आज से हम लोग व्याकरण निधि, जो आप लोग की व्याकरण की किताब है, उसका ये पहला अध्याय है, पहला पाठ है। और इसमें हम लोग जानेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी व्याकरण की किताब एक बार निकाल कर देख लेंगे कि उसमें पहला पाठ क्या दिया हुआ है और उसे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये व्याकरण का पहला पाठ। तो हिंदी में सभी ने भाषा, लिपि, वर्ण और व्याकरण इन सभी के बारे में पहले से सुना है। और भाषा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमें अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए। तो संस्कृत में भी भाषा जो है, संस्कृत भाषा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो किसी भी भाषा का महत्व इसीलिए है कि हम उसके द्वारा उस भाषा को बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनाकर हम अपने मन के विचार और भाव दूसरों को प्रकट कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। और इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा वह साधन है जिससे कि हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये हिंदी में भी यही परिभाषा है। और भाषा के लिए जो है, ये भाषा जो है वो दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। भाषा अपने मन के भावों और अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का, भावों और विचारों को प्रकट करने के साधन को, साधन भी कह सकते हैं, माध्यम भी कह सकते हैं। तो प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। तो इस तरह से भाषा जो है ये हम लोग बोलकर, लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और अब है भाषा के भेद। और भाषा के भेद जो है वो दो होते हैं, प्रकार इसको कह सकते हैं। भाषा के भेद के अंतर्गत पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। इसको हम अभी समझाएंगे। लिखित भाषा, जब हम भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भाषण देना और कविता सुनाना, कहानी सुनाना, ये सब जो है मौखिक भाषा का उदाहरण होता है। अब है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा जैसा कि इसमें केवल बोलकर हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। और अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा जैसे कि पत्र लिखना और इसके बाद जिस तरह से आप लोग परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, तो जो हम लिख कर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है। जैसा कि इसके शब्द से ही पढ़कर समझ में आता है, लिखित भाषा। तो इसमें हम लिख कर अपने भाव और विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम लोग पत्र लिखकर, कहानी लिखकर या उसमें अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बहुत सारे अखबार में जो है लिख कर लोग तरह तरह के लेख और कविताएं और समाचार लिख कर भेजते हैं, तो वो लिखित भाषा का रूप होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि
लिपि क्या होती है? लिपि जो है वो मौखिक भाषा में लिपि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें ध्वनियों को बोला जाता है, मौखिक रूप से बोलते हैं, और उन मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, और इसमें ध्वनि चिन्हों के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उसे लिपि कहते हैं। तो जो ध्वनि हैं उनके लिए एक चिन्ह बनाए गए हैं, और उन ध्वनि चिन्हों के लिए जो निश्चित स्वरूप बनाया गया है उसे लिपि कहते हैं। तो ध्वनि चिन्हों के निश्चित ध्वनि चिन्हों के लिए यहाँ पे इसकी परिभाषा हो जाएगी, ध्वनि चिन्हों के लिए ध्वनि चिन्हों को जो निश्चित रूप प्रदान किया गया है, निश्चित रूप प्रदान किया गया है उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। और संस्कृत की लिपि का नाम है देवनागरी। तो ध्वनियों के लिए जो निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं उसे लिपि कहते हैं। और संस्कृत की लिपि का नाम है देवनागरी। संस्कृत की लिपि का नाम है देवनागरी। और इस तरह से देवनागरी नाम है देवनागरी, और ये हिंदी की भी लिपि का नाम है देवनागरी। तो इस तरह से ध्वनि चिन्हों के लिए, ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं वे लिपि कहलाते हैं। उसके स्वरूप को लिपि कहते हैं। यानी कि लिपि के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये हमें किस तरह से लिखना है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे व्याकरण, कि व्याकरण का महत्व क्या है, और व्याकरण में हम लोग किस चीज़ के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। तो इस तरह से ध्वनि चिन्हों के निश्चित स्वरूप को लिपि कहते हैं। और अब हम लोग देखेंगे, और बिना लिपि के हम लोग लिखने के तरीके को नहीं सीख सकते। तो सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। तो यहाँ पे हम लोग संस्कृत भाषा की लिपि के बारे में जानें, जिसका नाम है देवनागरी। और संस्कृत से ही हिंदी भाषा निकली है, इसलिए उसकी भी लिपि का नाम है देवनागरी। और अब हम यहाँ पर व्याकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और सिखाता है, और इसके द्वारा हम शब्दों को सही ढंग से लिख पाते हैं, शुद्ध रूप से लिख पाते हैं, और इसके द्वारा हम वाक्य को नियमों में बांधकर सही वाक्य रचना कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे बालिका पठन्ति। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस वाक्य में बालिका एक वचन है, बालिका एक वचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और पठन्ति जो है वो पठ धातु का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो यहाँ पे बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पे कर्ता जो है वो एक वचन का है और क्रिया बहुवचन की है। तो ये वाक्य जो है ये अशुद्ध है। तो जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे बालिका के साथ पठति का प्रयोग करना चाहिए। तो बालिका पठति ये भी एक वचन है और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पे जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि वाक्य को शुद्ध ढंग से लिखना हमें व्याकरण ही सिखाता है। तो भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना वह शास्त्र है जो हमें
भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग व्याकरण देखेंगे। तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, यानी कि इसके द्वारा वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सिखाता है, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो इस तरह से बिना व्याकरण के हम भाषा को, उसमें न शब्द न वाक्य हम शुद्ध रूप में नहीं लिख पाते हैं, सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं और फिर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। और पढ़ना, यहाँ पर पढ़ना हो जाएगा, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो इस तरह से व्याकरण का बहुत ही महत्व है भाषा में, और व्याकरण के बिना हम इसे ठीक से नहीं समझ सकते। वाक्य किस तरह से शुद्ध वाक्य लिखना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक शब्द लिखते हैं, परीक्षा लिखे हैं यहाँ पे। तो परीक्षा जो है ये गलत है, इसकी जगह होगा परीक्षा। तो इस तरह से हमें ऐसे शब्द जिसका कि सार्थक शब्द हो, जिसका कि कोई अर्थ हो, तो ये हमें व्याकरण ही सिखाता है। तो इस तरह से हम लोग ये जान लिए हैं कि व्याकरण के बिना भाषा को शुद्ध रूप में लिखा और पढ़ा नहीं जा सकता, और शब्दों को, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना और उसे वाक्य में किस तरह से प्रयोग करना है, ये नियम भी हमें व्याकरण सिखाता है। तो भाषा को नियमों में बांधने का काम व्याकरण करता है। तो व्याकरण का कार्य है कि वह भाषा को नियमों में बांधे, जिससे कि वो भाषा बोलकर या पढ़कर या लिखकर हम उस चीज़ को समझ सकें, अपने विचार व्यक्त कर सकें और लिखी हुई चीज़ को समझ सकें। तो ये है व्याकरण का महत्व। और अब हम लोग देखेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार, और उसके बाद फिर आता है शब्द विचार, और फिर आता है वाक्य विचार, और इसके बाद हम लोग देखते हैं वाक्य विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो है वो मूल ध्वनियों को, जिसके और खंड न हो सकें, उसे वर्ण कहते हैं। तो वह मूल ध्वनियाँ जिसके कि और खंड न हो सकें, इसके अंतर्गत हम लोग स्वर, व्यंजन, और इसके बाद जो है अयोगवाह, संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उनके बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोग जानते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग, वर्णों को जोड़ना और वर्णों को अलग करना, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग संज्ञावाचक शब्द, सर्वनामवाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द, विशेषण, और उसके बाद फिर हम लोग अव्यय वाले शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग ये अलग अलग तरह से शब्दों की किस तरह से व्युत्पत्ति हुई है प्रयोग के आधार पर, तो ये जो है शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग इन सब के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संख्यावाचक शब्द, अव्यय। तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि वाक्य विचार, और वाक्य विचार के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार वाक्य रचना की जाती है। जैसा कि हम लोग संस्कृत में भी सीखते हैं कि जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया होती है। तो इन सब का जो है नियमों के बारे में और वाक्य किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसकी रचना करना हम लोग वाक्य विचार के अंतर्गत देखते हैं। तो
पाठ 1 के अंतर्गत हम लोग भाषा, लिपि तथा व्याकरण के बारे में जाने, और अब हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे जो अध्याय 2 में दिया गया है। तो अध्याय 2 के अंतर्गत वर्ण विचार हम लोग देखेंगे, और इसमें हम लोग पाठ 2 जिसका नाम है वर्ण विचार, तो वर्ण का उसमें हेडिंग डला हुआ है, शीर्षक डला है वर्ण। तो अब हम लोग यहाँ पर वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण के अंतर्गत क्या क्या है। तो इसमें हम लोग वर्ण यहाँ पर पढ़ेंगे, और वर्ण जो है मूल ध्वनियाँ, वह मूल ध्वनियाँ जिसके कि और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कि यहाँ पे शब्द हम लेते हैं लता, तो यहाँ पे लता शब्द है, और इसमें हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, ल प्लस अ, त प्लस आ, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब ये तो शब्द है, ये शब्द है और ये सब वर्ण है। तो इनको जो है यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ण का प्रयोग है, इनका हम और खंड नहीं कर सकते, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे ये वर्ण कहलाते हैं जिनके कि वह मूलध्वनियाँ जिनका कि और खंड नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हम लोग वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वह मूल ध्वनियाँ जिनके और खंड, वह मूल ध्वनियाँ जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। और खंड मतलब होता है टुकड़ा, और खंड नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से ये वर्ण की परिभाषा हो गई। और जैसे कि क, ग, ये सब जो है वो मूल, इनके और खंड नहीं हो सकते, इसीलिए ये वर्ण का उदाहरण है। अब हम लोग वर्ण के अंतर्गत पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण के भेद जो है वो स्वर वर्ण के भेद हैं स्वर और व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इस तरह से हम लोग स्वर और व्यंजन के अंतर्गत, स्वर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अ, आ, ई, उ, री, ली, और इसके बाद ए, ओ, अ, ये स्वर के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम लोग व्यंजन के अंतर्गत पांचों वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ये जितने भी हैं क से लेके ज्ञ तक, तो ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्वर के अंतर्गत हम लोग जो है पूरे स्वर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे स्वर अ, आ, ये सभी ई, उ और री, और री, ए, ओ और औ, ओ और औ। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्वर ये पूरे हैं स्वर। और अब हम लोग इसके बाद व्यंजन के बारे में देखेंगे। तो व्यंजन के लिए यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन, जो 5 वर्ग होते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले व्यंजन के अंतर्गत, जिसे पूरे वर्णमाला भी कहते हैं, वर्णमाला जो है वो वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। तो संस्कृत वर्णमाला, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे संस्कृत वर्णमाला को, जिसमें कि सबसे पहले क वर्ग है। तो क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंग आता है। और अब इसके बाद है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और य ये आता है। अब है ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और ड़। अब है त वर्ग, और त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न। अब आ गया प वर्ग। प वर्ग प, फ और ब, भ और ये म। ये सभी जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये जितने भी 5 वर्ग हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद है य, र, ल, व। ये जो है ये अंतःस्थ, ये अंतःस्थ कहलाते हैं व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और श, ह, श, स, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अब इसके आगे जो हम लोग शत्र ज्ञ का प्रयोग करते हैं वो संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र और ज्ञ, ये जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण होता है। और इसके बाद जो है अयोगवाह होते हैं, जिसमें कि अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ते हैं। और संस्कृत में जो हम लोग यहाँ पर बिंदु लगाते हैं, इसे यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो बिंदु लगाते हैं इसे विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। तो किसी भी शब्द में ये विसर्ग लगा रहता है, जैसे कि गजः, तो इसका उच्चारण हम लोग ह की तरह करते हैं, गजः। गज शब्द है और इसमें विसर्ग लग गया है तो गजः हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि विसर्ग और उसके बाद फिर अनुस्वार। अनुस्वार जो है वो बिंदु को कहते हैं, जो पंचम वर्ण होता है उसकी मात्रा लगाई जाती है, जो ऐसे बिंदु लगाते हैं, तो ये अनुस्वार कहलाता है। और इसमें जो है वो अब हम लोग संयुक्त व्यंजन देखेंगे। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि क्षत्रज्ञ और भी द्य और द्व, ये सभी जो है वो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से जो वर्ण उसमें रहते हैं तो जुड़े रहते हैं, जिससे कि संयुक्त व्यंजन बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्ष। तो ये क्ष जो है वो क, श और अ, इसका संयोग करने से ये बनता है क्ष। और इसी तरह से त्र में त, र और अ, ये होता है क्षत्र। और ज्ञ में ज, य और अ, तो ये मिलकर ज्ञ बन जाता है। और द्व, जैसे ये द्व हम लोग लिखते हैं तो इसमें द और व प्लस अ, द्व बन गया। और इसी तरह से द्य बनता है। जैसे विद्यालय में हम लोग विद्यालय लिखते हैं, उसमें द्य का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है द्य, द प्लस य और अ, तो ये द्य का प्रयोग, द, ये सारे
संयुक्त व्यंजन बन गए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद क्या है। तो वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद, सबसे पहले हम लोग वर्ण विच्छेद देखेंगे, उसके बाद फिर वर्ण संयोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या है। वर्णों को अलग करना, शब्दों में से स्वर और व्यंजन को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक शब्द ले रहे हैं रामः। रामः ये शब्द है और इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही हैं। तो रामः शब्द को हम वर्ण विच्छेद करेंगे, अर्थात इसमें से स्वर और व्यंजन अलग करेंगे। तो इनको जो है अलग करने के लिए सबसे पहले हम र को देखेंगे, पहले इसमें से व्यंजन और स्वर अलग करेंगे। तो र प्लस आ, ये दोनों मिलकर बन गया रा। अब है म, इसके बाद है म। तो म के लिए हम लोग म में अ स्वर है तो यहाँ पे, और उसके बाद विसर्ग है तो विसर्ग यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा म। तो रा मह, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा रामः। तो रामः, रामः ये शब्द बन गया। तो इस तरह से रामः में से व्यंजन और स्वर, फिर व्यंजन, फिर स्वर, तो एक एक करके हम लोग इसमें से अलग करेंगे। और यहाँ पर हम लोग आ में हल नहीं लगाया जाता है, हल का निशान नहीं लगाते हैं स्वर में, केवल व्यंजन में लगाया जाता है। स्वर में क्योंकि व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकते, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे रा लिखने के लिए हमें आ स्वर की ज़रूरत है, तब हम यहाँ पे आ बना है रा। और म में अ स्वर है और अ स्वर का कोई भी मात्रा नहीं होती है, अ स्वर जो है वो इसी में मिला हुआ रहता है। जैसे कि म में अ स्वर हम मिलाएंगे तो जब ये मिलेगा तो ये हल जो है ये केवल हट जाएगा और यहाँ पे पूरा म बन जाएगा। केवल ये म के नीचे जो हलंत लगा है, ये हल का जो निशान लगा है, ये हट जाता है और ये अ स्वर इसमें मिल जाता है। तो ये अंतर होता है। उसके बाद जितने भी स्वर हैं उन सब की मात्रा होती है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ण विच्छेद का ये उदाहरण है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे वर्ण संयोग। तो वर्ण संयोग में हम लोग यहाँ पर एक शब्द देखते हैं जिसमें कि यहाँ पे म, य, र प्लस अ। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या शब्द बना है। तो सवर्ण संयोग का मतलब होता है वर्णों को जोड़ना, अलग अलग वर्णों को जोड़ना, जो अलग हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग वर्ण संयोग के अंतर्गत वर्णों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग व्यंजन के बाद जो स्वर आया है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं म और अ मिलकर बन गया म। य और बड़ा ऊ है तो ये बन गया य में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिए। यहाँ पे अ इसी में मिल जाता है, जैसा कि अभी हम समझाए थे कि यहाँ पे हल जो है वो केवल हट जाता है जब हम अ जोड़ते हैं। तो व्यंजन में जब अ हम जोड़ेंगे तो ये हल केवल हट जाएगा जोड़ने के बाद, और उसके बाद फिर यहाँ पर म अ मिलकर ये पूरा म बन गया है। और यहाँ पे यू बन गया है और यहाँ पे र में अ मिलाएंगे तो रह। तो इन तीनों को हम अगर जोड़ते हैं, संयोग करते हैं, संयोग मतलब जोड़ना, तो यहाँ पे इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो शब्द बन जाएगा मयूरः। यहाँ पे ये शब्द बन जाएगा मयूरः, और मयूरः का अर्थ होता है मोर। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन सब का वर्ण संयोग करके जो शब्द बना है वह है मयूरः। तो इसे वर्ण संयोग कहते हैं कि अलग अलग स्वर और व्यंजन को जोड़ना, अलग अलग हुए स्वर और व्यंजन को जोड़ना। तो यहाँ पे ये मयूरः शब्द बन गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ण
पाठ के अंतर्गत स्वर, व्यंजन और इसके बाद संयुक्त व्यंजन और वर्ण विच्छेद, वर्णों को शब्द में से स्वर और व्यंजन अलग करना और वर्ण संयोग यानी कि अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना, ये हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन के बारे में जो है पहले भी हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लिपि वही है, जो संस्कृत की लिपि है वही हिंदी की भी लिपि है, इसलिए बोलने का और लिखने का ढंग वही है। और संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग होता है, हल का प्रयोग ज़्यादातर होता है और यहाँ 3 वचन हैं, 3 लिंग हैं और हिंदी में केवल 2 वचन हैं और 2 लिंग होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों पाठ के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो सभी बच्चे ये दोनों पाठ अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। तो इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसे आज हम लोग यहीं पे ये ख़त्म करते हैं और इस पाठ को पूरा बच्चे किताब से पढ़ेंगे। धन्यवाद।